गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था वो था केमिस्ट्री के चैप्टर 7 का, ठीक है। इट मींस केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बट हमारी बुक का 7th चैप्टर। जो चैप्टर है उसमें हमको 2 पॉइंट्स स्टडी करने हैं। जो हमारा फर्स्ट बेस है, ये चैप्टर क्यों फर्स्ट लिया गया है केमिस्ट्री में, बिकॉज जो हमारा बेस है केमिस्ट्री का वो क्या है, हमारा बेस है कि हमने जो 9th में पढ़ा है वही चीज हमको वापस से थोड़ा बहुत किसमें पढ़ना होता है, 10th। तो जो हमारा 7th चैप्टर है, इट मींस केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 2 बेस हैं। एक तो आपको एटॉमिक थ्योरीज पढ़नी है, एक आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ने, कुछ पॉइंट्स जिनसे क्वेश्चन पुट होना ही होना है। तो इट मींस हमारा मेन जो पॉइंट है जो हमारा 9th बेस से रिलेट करता है, दैट इज योर एटॉमिक थ्योरीज। हमने हमारे लेक्चर फर्स्ट में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो थी एटॉमिक थ्योरीज, जो आपने थोड़ी बहुत पहले भी पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत क्यों पढ़ी हुई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो हमने करा था वो हमने क्या किया था, हमने एटॉमिक थ्योरीज में मैंने आपको स्टार्टिंग समझाया था कि एटम क्या है, एटम में एलिमेंट क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये स्टार्टिंग बेस है, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें अलग अलग डिफाइन करना चाहा, बिकॉज साइंटिस्ट की आदत होती है कि एक साइंटिस्ट ने अगर कुछ बताया है तो दूसरा साइंटिस्ट या तो उसको प्रूव करने की कोशिश करेगा या उसको क्या करेगा, डिसएग्री कर देगा। एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं जिसको हम इसके स्टार्टिंग इंट्रो में पढ़े, ओके। बट मैंने जो लास्ट लेक्चर में समझाया था वो चीज आपको क्या करनी है, मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे, जो मैंने चारों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाए थे। ये क्वेश्चंस मैं आज वापस से रिपीट आपको आंसर समझा रही हूँ और आपको अपनी कॉपी में किए हुए आंसर से इसको मैच कर, ओके। सुना, स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एटम। व्हाट इज एन एटम? एक एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लाइक मेरे पास एक कोई बॉक्स है या कुछ है, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड। अगर मैं इसमें से एक पीस उठा लेती हूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, और डिवाइड करा, फर्दर डिवाइड करते गए करते गए करते गए करते गए, एक बहुत छोटा सा ऐसा पॉइंट आया जो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा, नेचर में है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो आपको नेकेड आइज से विजिबल नहीं है, आपको दिखेगा नहीं। तो क्या हुआ, उसे हमने क्या कह दिया, एटम। तो एटम का मतलब क्या हुआ, एटम का आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। फर्स्ट पॉइंट एटम का। सेकंड कहां से आया, तो आप सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसका है वो स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसे मैं कह दूं ये पूरा एलिमेंट है, क्या है ये पूरा बॉक्स, एक एलिमेंट है। तो एटम क्या है, उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो इस पूरे एलिमेंट को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ओके। ये हुआ एटम का डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको दिया था, जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, दैट इज द एलिमेंट क्या। अब मैंने कहा एटम ने एलिमेंट को बनाया, तो फिर एलिमेंट क्या हुआ, एटम का ग्रुप ही तो हुआ, बिकॉज एटम एलिमेंट में से ही आया है। तो एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट क्या है, बहुत सारे एटम से बना हुआ। तो क्या था, सेम क्या, एटम्स क्या बनाएंगे, एक ग्रुप। क्या बना लेंगे, एक ग्रुप। तो सेम एटम्स का ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, एलिमेंट। क्या कहलाएगा, एलिमेंट, ओके। थर्ड डेफिनेशन क्या थी जो मैम ने दी, मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन दिया था कि जो एलिमेंट है और मॉलिक्यूल है इनमें क्या डिफरेंस है। अब आप ठीक से समझिए, एक छोटा सा पार्टिकल जो है वो तो क्या है, एक एटम। सेम पार्टिकल्स ने मिलकर के ग्रुप बनाया, तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स क्या कहलाता है, एलिमेंट, ओके। अब सेम टाइप के एलिमेंट, सॉरी सेम टाइप के अगर मैं क्या कंबाइन कर दूं, एटम्स। क्या कंबाइन कर दूं, एटम्स। या फिर मैं डिफरेंट टाइप के एटम्स को कंबाइन कर दूं, तो सेम और डिफरेंट टाइप के एटम्स जब कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म होगा मॉलिक्यूल। क्या फॉर्म होगा, मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन क्या बनेगी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन होगा कि द कॉम्बिनेशन, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अलग अलग तरीके के और एक जैसे, जैसे C और C मिले तो क्या बनेगा, C2 बनेगा, ठीक है। C प्लस O मिलेगा तो क्या बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है, यानी CO बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है। तो कैसा भी हो सकता है, या तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे हो या वो डिफरेंट डिफरेंट हो। तो जब एक जैसे या अलग अलग एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी, जो आपने कॉपी में लिखनी चाहिए आपको, जो आप लैंग्वेज लिखोगे,
सेम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, वापस रिपीट कर, सेम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, उनका केमिकली रिएक्ट होना जरूरी है, हो गया। अब क्वेश्चन क्या था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, देखो क्या डिफरेंस हुआ एलिमेंट में और मॉलिक्यूल में। एलिमेंट में था द एलिमेंट इज द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, एलिमेंट जो है वो सेम टाइप के एटम्स का एक ग्रुप है, बहुत सारे एटम जो होंगे सी 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 ओ ओ ओ ओ ओ, बहुत सारे एटम्स एक जैसे अगर एक ग्रुप में रह रहे हैं तो वो एक एलिमेंट, ओके। मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस आएगा, जो आप डिफरेंस में शो करोगे वो होगा कि जब एटम्स जो हैं केमिकली क्या करें आपस में एक रिएक्शन, ये क्या है रिएक्शन, केमिकली क्या कर रहे हो वो आपस में रिएक्शन कर रहे हो, तो क्या फॉर्म होता है मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। एंड द लास्ट वन इज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, सबसे मेन जो स्टार्टिंग इंट्रो में गिवन है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, मैंने आपको 4 to 5 पॉइंट समझाए थे, जिनमें क्या क्या था, बहुत इजी सा है डेल्टन को अगर आप समझो तो, क्योंकि अगर आप रटने जाओगे तो 6 पॉइंट आप कभी भी आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां कहीं ना कहीं आप क्या हो जाओगे, अटक जाओगे आंसर लिखते वक्त या बताते वक्त, मैम को ओरली कभी भी आप बता रहे हो तो आप अटक जाओगे। तो एक सिंपल सा तरीका है किस तरीके से लर्न करना है। डेल्टन जो थे ना उनने पहला पॉइंट तो वो ही ले लिया जो एटम का होता है, क्या था स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या था स्मॉलेस्ट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब स्मॉलेस्ट है तो क्या आप इसे फर्दर डिवाइड, अगर आपको कोई चीज दिख ही नहीं रही तो आप उसे तोड़ोगे कैसे भाई, यहाँ मिट्टी दिख ही नहीं रही तो मैं उसे कैसे तोड़ दूंगी, लेकिन अगर मुझे यहाँ एक कॉन्क्रीट एक पत्थर दिख रहा है, पेबल दिख रहा है तो मैं उसे तोड़ सकती है ना। तो जो चीज नेकेड आई से विजिबल ही नहीं है आप उसे नहीं तोड़ सकते, तो फर्स्ट पॉइंट है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट यानी कि इसको आप फर्दर क्या नहीं कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते, समझे, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। फिर क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ये क्या करते हैं केमिकली क्या कर सकते हैं, ये रिएक्ट कर, और केमिकली अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो कुछ भी बनाएगा, ये मे बी मॉलिक्यूल बना रहा हो और मे बी कंपाउंड बना रहा हो, कुछ भी नया सब्सटेंस बनेगा। तो एटम्स जब केमिकली रिएक्ट करते हैं तो कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड, या आपका अगर नहीं दोनों वर्ड याद रहते तो आप लिख दो कि केमिकली रिएक्ट करके एटम एक न्यू सब्सटेंस बनाता है, क्या बनाता है न्यू सब्सटेंस, जिसको अपन क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। ये सेकंड पॉइंट है, बहुत इजी सा है, आप इसको इसी तरीके से लर्न करोगे तभी वो 4-5 पॉइंट आपको याद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, रटोगे तो नहीं होगा। सबसे छोटा है तो डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, दिख ही नहीं रहा तो कैसे करेंगे। सेकंड, अगर वो आपस में रिएक्ट कर गए, अगर आप चीनी है और चीनी जैसा, एक और मैं कह दूं कि कोई ऐसी वाइट चीज है जो दिखने में बिल्कुल चीनी जैसे क्रिस्टल्स है, मैं उनको मिक्स करके एक आपको दे दूं कि लो अभी से छाटते रहो, तो आपको क्या कितनी दिक्कत आएगी, सेम है, अगर वो रिएक्ट ही कर गए हैं तो वो बिल्कुल नया प्रोडक्ट देंगे। अब अगर वो केमिकली रिएक्ट कर गए हैं तो मास हमेशा कैसा रहेगा, एग्जैक्ट सेम आना चाहिए, ठीक है। फिर सबसे इजी 2 पॉइंट क्या थे, अगर एलिमेंट है ना तो सेम टाइप के एटम कैरी करेगा, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, और अगर एलिमेंट ही डिफरेंट हैं दोनों जो केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये बन गए 2 पॉइंट, ठीक है। प्रपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था कि CO2 है तो आप CO2 ही लिखते हो, आप H2O नहीं लिख देते उसकी जगह, या C2O नहीं लिखते, नहीं लिखते ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेल्टन पोस्टुलेट, ओके। अब जो है जो आज के लेक्चर में हम स्पेशली पढ़ेंगे वो है, हमारे भी कुछ इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्हें बहुत अच्छा अच्छा एटम के बारे में समझाया था, क्योंकि डेल्टन तो काफी लेट इन्हें समझाया, उससे पहले हमारे भी इंडियन साइंटिस्ट थे, तो अब उनके बारे में कुछ बहुत ज्यादा थ्योरी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक एक लाइन है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, कौन थे, क्या था, क्या बोला उनने, ये चीजें हैं। तो सबसे पहले जो थे, जो एंसेंट टाइम में हमारे यहाँ पे रहे, वो थे महर्षि कनाद, क्या नाम था, महर्षि कनाद, ओके। तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो बनता है एटम के बारे में हमारी इंडियन थ्योरी के हिसाब से, वो है महर्षि कनाद। कौन थे महर्षि कनाद, क्या बोला इनने, सेम चीज ही थी, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। ये एक दिन क्या कर रहे थे, बैठे बैठे ईंटों को रगड़ रहे थे, करते हैं ना बच्चे, कुछ मिल गया उसको रब करने लग रहे हैं, ऐसे ही क्या कर रहे थे, ईंटों को रब कर रहे थे। 2 ब्रिक्स को रब करते 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 इनने नीचे देखा पाउडर इकट्ठा होता जा रहा है। भाई आप अगर आप ईंटों को रगड़ोगे तो उसमें से मिट्टी तो निकलेगी, वो मिट्टी नीचे इकट्ठी हो गई,
अब ये उस मिट्टी को भी और करने लगे तो धीरे 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 इतने टाइनी या इतने स्मॉल पार्टिकल्स बन गए जो नेकेड आई से विजिबल भी नहीं। जैसे अपन चौक से पढ़ते हैं, अब हमने क्या करा, रब करा बोर्ड को, तो चौक कहाँ जा रहा है, नीचे, लेकिन बहुत सारा चौक उड़ के आप तक भी तो आता है। आप देखते हो आपके जैसे आपकी बेंच है या आपका बैग है, उस पर डस्ट आके गिर रही है, उड़ती भी नहीं दिख रही प्रॉपर्ली, लेकिन थोड़ी देर जब वो सबमिट हो जाती है एक जगह पे तब हमको दिखाई देने लग जाती है ना। तो महर्षि कनाद क्या कर रहे थे, ब्रिक्स को रब कर रहे थे, दो ईंटों को, और दोनों ईंटों को रब करते करते इन्हें नीचे देखा पाउडर आता जा रहा, और फिर वो इतना टाइनी पार्टिकल्स में उनको चेंज कर चुके थे कि कुछ देर बाद वो उन्हें दिखाई नहीं दिया। तो सेम चीज इनने भी बोली, कनाद जो थे, महर्षि कनाद, इनने क्या बोला कि बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं। क्या है, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स। इनने हिंदी में बोला था कि बहुत ज्यादा सूक्ष्म कण है, टाइनी पार्टिकल्स। सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ डेल्टन और इनमें, डेल्टन जी ने क्या बोला, एटम, और हमारे कनाद जी ने क्या बोला कि टाइनी पार्टिकल्स क्या है, परमाणु। क्या है, परमाणु। ये हिंदी वर्ड है, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एटम। तो ये याद रखना कि जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे उनने तो इसको वर्ड दिया परमाणु, जो डेल्टन जी थे उनने बोला एटम, और जो आगे जो भी थ्योरी पढ़ोगे उसमें एटम। बट हमारे इंडियन साइंटिस्ट जो थे या महर्षि जो थे वो भी इसको क्या कर चुके थे, सर्च कर चुके थे। अब जब इनने एटम बता दिया ना कनाद ने, तो फिर क्या हुआ, फिर एक और हमारे इंडियन वो थे, उनका नाम है पाखुदा। क्या नाम है, पाखुदा कत्यायामा। क्या नाम है, पाखुदा कत्यायामा। ठीक है, जो पाखुदा कत्यायामा थे उनने क्या बोला, उनने बोला कि हर चीज, जैसे ये कोई बेंच रखा है, कोई बुक है आपकी, ये पेन है, मैं कहीं रख दूंगी तो स्पेस कवर करेंगे ना, उसको हम मैटर पढ़ के आए, पढ़ा है ना 9th क्लास में मैटर वाला टॉपिक आपने। हाँ, तो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज अगर हम रख रहे हैं और वो चीज का कोई वॉल्यूम है फिक्स, या वो कोई स्पेस कवर कर रही है, उसका कोई प्लेस है, इट मींस वो मैटर है। वो मैटर जो वर्ड है वो इंग्लिश का है, उसको हिंदी में चेंज करो, उसको हिंदी में पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ। तो इट मींस पाखुदा कत्यायामा ने कहा कि जब मैं परमाणुओं को क्या करता जाऊंगा, आपस में जोड़ता जाऊंगा, क्या करता जाऊंगा, जोड़ता जाऊंगा, तो फाइनली मुझे एक ऐसी चीज मिलेगी जो क्या करेगी, स्पेस कवर करेगी। क्या करेगी, स्पेस कवर करेगी, और उस स्पेस कवर करने वाली इस चीज को इनने क्या नाम दिया, पदार्थ। क्या नाम दिया, पदार्थ। यहां तक समझ में आया। क्या था कि हर साइंटिस्ट की मतलब ये रहा है कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो साहित्यों में और इनमें लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, बस ये है कि थ्योरीज आगे नहीं आई या थ्योरी आगे गई नहीं, पास नहीं हुई, जो भी है, बट बताया तो जा चुका था। तो एज इट इज एटम जो था वो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स जो थे, हमारे जो एंशिएंट टाइम में जो ऋषि मुनि होते हैं, वो उनने महर्षि कनाद नाम के साइंटिस्ट, जो ऋषि थे महर्षि कनाद, उनने क्या कर, इसे आप कन्नड़ मत पढ़ना प्लीज, डबल डी आएगा अगर कन्नड़ होगा। कई स्टूडेंट्स होते हैं मैम कन्नड़, कन्नड़ कन्नड़ नहीं है, कनाद पढ़ोगे आप इसे। ठीक है, तो महर्षि कनाद जो थे उन्होंने टाइनी पार्टिकल्स के लिए बताया कि बहुत ऐसे टाइनी पार्टिकल हमारे एनवायरमेंट में हैं जो हम देख नहीं पा रहे, और वो जो टाइनी पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, जिसे मैं तोड़ भी नहीं पाऊंगी, वो क्या कहलाएगा, परमाणु। ठीक है, ये हिंदी वर्ड है एटम का। अब इस परमाणु को जोड़ूंगा और बहुत अच्छी सी चीज बनेगी जो एक स्पेस कवर करेगी, वो चीज जिनने बोली वो क्या थे, पाखुदा कत्यायामा। और पाखुदा कत्यायामा ने उस बनने वाली चीज को क्या नाम दिया, पदार्थ। आगे यहाँ तक समझ में। तो ये तो स्टार्टिंग फर्स्ट पेज ओवर हुआ, क्या थ्योरी है क्या है, ये स्टार्टिंग इंट्रो है आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं कि डेल्टन, जो आपको याद हो तो हमने जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने एक और साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था, वो थे थॉमसन, जे थॉमसन, याद है, प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दिए थे कि अगर हम वाटरमेलन खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, तो तरबूज का जो रेडिश पार्ट है थॉमसन के बेसिस, वो पूरा क्या है, पॉजिटिव, और जो उसमें सीड्स हैं वो क्या है, नेगेटिव है। सेकंड अगर हम एग्जांपल लें तो फिर उन्होंने क्या बताया था कि एक समुद्र है, पानी बह रहा है, उसमें बहुत सारी फिशेज हैं, बहुत सारे अदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो जो समुद्र का पानी बह रहा है ना वो तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और उसमें जो छोटी छोटी फिशेज हैं या कुछ भी है वो सब क्या है, नेगेटिव चार्ज। एक सेकंड पॉइंट है। और जो थर्ड उनकी थ्योरी से रिलेट करके या उनके मॉडल के नेम पे है वो है प्लम पुडिंग। प्लम एंड पुडिंग, पुडिंग क्या होती है, ब्रेड होती है। क्या होती है, ब्रेड, मीठा केक जो आता है, जो बच्चे खाते भी हैं, कप केक टाइप के आते हैं। ठीक है,
वो जो पुडिंग है, वो जो ब्रेड है, वो तो पॉजिटिव है, और उस पर जो चेरीज लगी हुई आती हैं या कुछ चिप्स गिरी हुई आती हैं, वो क्या है, नेगेटिव चार्जेस। तो प्लम पुडिंग मॉडल के बेसिस पे ये समझ में आ गया। अब प्लम पुडिंग मॉडल के बेसिस पे थॉमसन, मैंने आपको कहा था कि जब थॉमसन थ्योरी पढ़ोगे, कोई भी थ्योरी पढ़ोगे, तो आपको उस थ्योरी की मेरिट्स, इट मींस जो उसकी अच्छाइयां थी, जो उसमें अच्छा पॉइंट था, वो याद रखना है। एक तो कम से कम, और जो उसका डीमेरिट था वो भी आपको याद रखना है। तो जो हमारे थॉमसन थे, इन्होंने क्या बोला था, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगी ये चीज, ठीक है। इनने क्या बोला था कि एक तो क्या होगा प्लम, और क्या होगी उसके साथ में पुडिंग, पुडिंग यानी ब्रेड, क्या होगा पॉजिटिव, ये प्लम्स क्या होंगे नेगेटिव होगा। क्या बना, ये बन गया मॉडल, सारा पॉजिटिव है सब। लेकिन इसमें जो डिफरेंट प्लेसेस पे जैसे पुडिंग लगी हुई, उस पे प्लम्स लगे हुए होते हैं, वहां क्या प्रेजेंट है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। ये किसकी थ्योरी थी, थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल की। अच्छा, क्वेश्चन आता है डीमेरिट बताओ, या सिर्फ ये आ जाता है कि थॉमसन थ्योरी बताओ। तो प्लीज ये ध्यान रखना कि जब कोई थ्योरी पूछी जाती है तो हम सिर्फ थ्योरी लिख के नहीं छोड़ते, ये नहीं कि मैम 2 नंबर का ही था तो छोड़ दिया, नहीं। थॉमसन थ्योरी पूछी जा रही है तो अगर आप 2 लाइन में उसकी थ्योरी लिख दोगे, 3 उसके पॉइंट हो गए। समझा रही हूँ तरीका क्या है, थॉमसन थ्योरी क्या बोला उन्होंने, उनका कंक्लूजन क्या था, फिर तीनों जो एग्जांपल मैंने बताया, सी, वाटरमेलन एंड प्लम पुडिंग। थर्ड जो आप लिखोगे वो लिखोगे मेरिट क्या था, ठीक है। अच्छी बात क्या थी, उनने बोला एक एटम न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल। तो जो भी आप पॉइंट्स लिखे थे उस दिन, उसमें एक तो आप मेरिट याद रख लो और एक आप डीमेरिट याद रख लो। मेरिट क्या लिखोगे, इनने क्या बोला, एक एटम ऑलवेज क्या रहेगा न्यूट्रल। डीमेरिट क्या गलती कर दी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का प्लेस नहीं बता पाए प्रॉपरली। ये हो गए थॉमसन। अब थॉमसन हो गया, डेल्टन ने भी बहुत अच्छे से, डेल्टन के सारे पोस्टुलेट्स सही थे, बिल्कुल फॉलो करते हैं केमिस्ट्री। थॉमसन ने जो मिस्टेक करी, इसके बाद में हमने उस लेक्चर में छोड़ा था रदरफोर्ड मॉडल, याद है। मैंने कहा था रदरफोर्ड मॉडल जो है वो प्रॉपर्ली समझाया जाएगा, बिकॉज थोड़ा लेंथी है। आप जब इसको पढ़ोगे तो साथ में ही वीडियो को पॉज करके आपको समझते भी चलना, ये नहीं पढ़ लिया, आ रही है वीडियोस, ठीक है पढ़ के निकालो, हमको तो जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है वो पढ़ लेंगे और मैम ने जो बोला है वो एज इट इज हम आंसर्स में लिख देंगे। नो, आपको हर थ्योरी को पॉज करके, जहां पे मैं कहती हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, या प्लीज इसको ठीक से सुनो, तो अगर रिक्वेस्ट की जा रही है इट मींस वो चीज ठीक से ही सुनो। ओके, घर पे ऐसे नहीं टाइम पास करना है कि वीडियो आ रही है, ओके मम्मी को दिखाने या पापा को दिखाने के लिए हमने वीडियो देखी है, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, इसके बाद में एक मॉडल बचेगा, फिर हम इसका इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो है रदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड थे ना, उनने क्या किया, बहुत अच्छी थ्योरी दी, कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं कर रहे थे। उनने थ्योरी देने के बाद गलत पॉइंट बोल दिया और वो इनका सबसे बड़ा डीमेरिट बन गया। तो हम पढ़े कि क्या थे रदरफोर्ड ने क्या किया था, क्या थ्योरी दी थी। तो हमारी जो सेकंड मॉडल पूछा जाता है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको या तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहा जाएगा, एटॉमिक मॉडल कहा जाएगा, या फिर इसे क्या कहेंगे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इनने जो किया था ना खुद का एक्सपेरिमेंट, वो गोल्ड फॉइल पे किया था। तो क्वेश्चन क्या आएगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करो या रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब आ कह रहे हो कि मैम नाम से ही बड़ा लग रहा है, हाँ बिल्कुल, इनने जो थ्योरी दी थी, इनने जो एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आप बहुत अच्छे से समझोगे तो ये चीज भी आपने 9th में पढ़ी हुई है, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा 9th क्लास के अंदर कि रदरफोर्ड ने क्या किया था एक्सपेरिमेंट, क्या किस तरीके से उसने फिर क्या ऑब्जर्व किया उस एक्सपेरिमेंट में, उनका कंक्लूजन क्या था। तो इसके 3 पॉइंट बनेंगे, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। जो इनका फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो बनेगा कि इनने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, क्या बनेगा इनका एक्सपेरिमेंट। जो इनका सेकंड पॉइंट बनेगा, जो हम एक्सप्लेन करना है, इनने क्या ऑब्जर्व किया था, तो बनेगा ऑब्जर्वेशन। क्या बनेगा, ऑब्जर्वेशन।
और ऑब्जर्वेशन के बाद में जो इनका थर्ड पॉइंट बनेगा कि इनने फाइनली कंक्लूड क्या किया था, तो बनेगा कंक्लूजन। और इन तीनों के बेसिस पे जो है वो बनेगी इनकी एटॉमिक थ्योरी, कि इन चीजों को देखते हुए इनने एटॉमिक थ्योरी क्या दी थी, सारी चीजों को ऑब्जर्व करके कंक्लूड करके क्या थ्योरी दी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। अब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है, या तो 1/4 हाफ मार्क, कोई भी टीचर जैसे कोई एग्जाम ले रहा है, कोई टेस्ट चल रहा है, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन जो पुट करते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या रीजन था कि इन्हें गोल्ड फॉइल को ही लिया, सेलेक्ट किया। आपको इसमें आंसर लिखना है, बिकॉज द गोल्ड फॉइल इज द थिन फॉइल फॉर द बम्बार्टमेंट। बम्बार्टमेंट का मतलब जिसपे थ्रो किया जा रहा है। गोल्ड फॉइल इज द थिन फॉइल फॉर द बम्बार्टमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट के लिए या उन पे गिरने के लिए गोल्ड फॉइल बहुत अच्छी और थिन थी, इस रीजन से इन्हें गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया। सेकंड क्वेश्चन, मैं पहले ही क्वेश्चन बता रही हूँ, फिर अपन इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन इसमें पुट हुआ वो क्या था कि गोल्ड फॉइल सिलेक्शन के बाद में इन्हें कैसे पता चला कि पार्टिकल्स जो हैं वो जा रहे हैं, आगे आ रहे हैं, नहीं आ रहे। इनने एक ऑब्जर्वेशन के लिए फिल्म लगाई, जिसे ऑब्जर्वर या ऑब्जर्व फिल्म कहा गया, ऑब्जर्वेशन फिल्म कहा गया। उस पे उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। किसकी? जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की कोटिंग करके क्या हुआ, जो भी पार्टिकल आ रहे थे ना, वो पार्टिकल वहां पे एक स्पॉट कर रहे थे, जिसमें ऐसे 10, ये एक फिल्म लगा दी मैंने और यहाँ से मैं 10 पार्टिकल पास कराऊंगी। जब वो 10 पार्टिकल बीच में कहीं रुक जाएंगे और सिर्फ 5 ही डॉट मिलेंगे, तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि सिर्फ 5 पार्टिकल बाहर आ पाए, यही निकला। तो इनका एक्सपेरिमेंट जो था बहुत अच्छा सा था और बहुत दिखने में बहुत लेंदी लगता है, क्योंकि मैम 3 पॉइंट बन गए, हम एक्सपेरिमेंट समझाएंगे, फिर उनका ऑब्जर्वेशन बताएंगे, फिर उनका कंक्लूजन बताएंगे। लेकिन यही एक ऐसी थ्योरी है जो लेंथ में आपके 10th में भी और 9th में भी थी। ठीक है, तब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। वो हम देखते हैं कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहला जो लिया वो थी गोल्ड फॉइल। क्या थी? गोल्ड फॉइल। और एक सोर्स सेलेक्ट किया। क्या सेलेक्ट किया? एक सोर्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं, एक क्या ले ली? गोल्ड फॉइल। और यहाँ क्या लगा दिया? एक सोर्स लगा दिया, जिससे क्या निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल्स। क्या निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल्स। इस चीज को ध्यान रखना कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या थे? पॉजिटिव पार्टिकल। क्या थे? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया इनने? गोल्ड फॉइल पे डाला, बम्बार्टमेंट करा दी। अब क्या किया इनने, जब गोल्ड फॉइल से वो क्रॉस होके आगे आ रहा था, तो इनने एक ऐसे घोड़े की वो होती है ना, पैर पे नाल लगी हुई होती नीचे, उस टाइप का ऐसा एक ऑब्जर्वर फिल्म लगा दी। और इस ऑब्जर्वर फिल्म पे उन्होंने क्या करा? जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। क्या कर दिया? जिंक सल्फाइड की कोटिंग। जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने पर इन्हें क्या किया? ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व किया। किनको? आने वाले अल्फा पार्टिकल्स। तो बम्बार्टमेंट स्टार्ट हुई और अल्फा पार्टिकल्स को देखा गया। यहाँ से बम्बार्टमेंट स्टार्ट हो रही थी, अल्फा ये जा रही थी गोल्ड फॉइल पे, और गोल्ड फॉइल से जाने के बाद में ये टकरा रही थी। क्या कर रही थी? टकरा रही थी इस तरीके से। इस पॉइंट पे कुछ नहीं था, बाकी जगह पे उनको डॉट्स मिले, ऑब्जर्व किया उन्होंने। तो अभी क्या था? ये एक्सपेरिमेंट है। अब एक्सपेरिमेंट अच्छे से सुन लीजिए आप। एक्सपेरिमेंट क्या था? रदरफोर्ड ने अल्फा और पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक सोर्स से, जहां से वो पास होंगे, वहां से लिया, और अल्फा पार्टिकल्स को फिर क्या कराया? गोल्ड फॉइल लगा दी, थिन फॉइल, और उसके ऊपर बम्बार्टमेंट करवाई, डाला जोर से। जब बम्बार्टमेंट करवाई गई तो पार्टिकल तो फिर आगे निकल जाते, वो थोड़ी ना कैच करने बैठता, उसको दिखा थोड़ी ना था कुछ। उसने क्या लगा दी? एक फिल्म लगा दी, ऑब्जर्वर फिल्म, जिसपे क्या लगी हुई थी? जिंक सल्फाइड कोटिंग। जिंक सल्फाइड कोटिंग पे या इस ऑब्जर्वर फिल्म पे क्या हुआ? ये क्या थी? ऑब्जर्वर फिल्म। इस फिल्म पे क्या था? वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि पार्टिकल कितने आए और कितने नहीं आए।
इनने लगभग 10-12 हजार पार्टिकल्स को पास कराया और मैक्सिमम पार्टिकल जो थे 10-12 हजार पार्टिकल्स में से जो ज्यादातर पार्टिकल थे वो इस पे आ गए, फिल्म पे मिल गए। कुछ एक सिंगल पार्टिकल नहीं मिल पाया। कौन सा पार्टिकल नहीं मिल पाया? जो बिल्कुल सेंटर पे आ रहा था। ठीक है, तो अब अपन आते हैं इसके ऑब्जर्वेशन पे। इनने जब ये कर लिया तो उसके बाद इनने इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व क्या किया, इनका ऑब्जर्वेशन क्या था? इनका ऑब्जर्वेशन था, ठीक से सुनो, इनका ऑब्जर्वेशन क्या था इस पूरे एक्सपेरिमेंट को लेके? फर्स्ट पॉइंट जो इन्होंने ऑब्जर्व करा वो क्या था कि बिल्कुल बीच में जो सेंटर में पार्टिकल जाना था, जो सेंटर का पार्टिकल था वो क्या हुआ? बाउंस बैक। क्या हो गया? बाउंस बैक हो गया। सेंटर का पार्टिकल बाउंस बैक हो गया। इस पॉइंट को उनने ऑब्जर्व कर लिया फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब उनका सेकंड पॉइंट क्या है? ठीक है, अब है उनका सेकंड पॉइंट उन्होंने जो ऑब्जर्व करा, उनका सेकंड पॉइंट ऑब्जर्वेशन क्या था उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे? कि जो पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल तो बाउंस बैक हो रहा है सेंटर में से, कुछ पार्टिकल सरफेस पे से क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो सरफेस पे से यानी आउटर सरफेस पे क्या शो कर रहे थे पार्टिकल्स? पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। पार्टिकल्स क्या कर रहे थे? डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। डिफ्लेक्ट यानी हिल के कहीं और जा रहे थे। और थर्ड क्या ऑब्जर्वेशन रहा होगा? इनके तीन ऑब्जर्वेशन थे और तीनों ही कंक्लूजन, क्योंकि तीन चीज ऑब्जर्व करी तो कंक्लूजन भी तीन ही देंगे वो। तो थर्ड जो इनका बन रहा था पॉइंट, थर्ड क्या था? सेंटर में नहीं दिखा, बाहर जा रहे हैं, इधर उधर टेढ़े मेढ़े भाग रहे हैं। जो कुछ जो इनने देखा वो था कि मैक्सिमम पार्टिकल क्या कर गए थे? उस फिल्म को क्रॉस करके इसको ऑब्जर्वर फिल्म पे मिल गए। जो इनका थर्ड पॉइंट बन रहा है वो क्या है? मैक्सिमम, ज्यादातर कौन? पार्टिकल्स। मैक्सिमम पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हुआ? मैक्सिमम पार्टिकल इनको कहाँ मिले? मैक्सिमम पार्टिकल इनको ऑब्जर्वेशन फिल्म पे मिल गए थे। समझ में आया? वापस रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट जो हम इसमें बताएंगे ना रदरफोर्ड में, वो क्या होगा इनका एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने थ्योरी बहुत अच्छी दी, वो भी आपको समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक करी जो आगे साइंटिस्ट ने सुधारा था। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? इनका एक्सपेरिमेंट था कि इनने गोल्ड फॉइल को लिया। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो क्या है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? क्योंकि वो थिन फॉइल थी जिसमें से अल्फा पार्टिकल पास कराए जा सकते थे। ठीक है, इनने अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं उन पार्टिकल्स को इनने गोल्ड फॉइल में से निकाला। निकालने के बाद में ऑब्जर्वर फिल्म पे उनको ऑब्जर्व करा। तो ये इनका रहा एक्सपेरिमेंट, इन्हें कर लिया, कर करा के खत्म करा। अब इन्हें जो जो ऑब्जर्व करा वो इन्हें बुक में क्या लिखा कि मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है? मेरा ऑब्जर्वेशन है कि एक सेंटर में नहीं आया, ज्यादातर आउटर सरफेस पे जो आए, बाहर की सरफेस पे जो आए ना, वो क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। और जो मैक्सिमम पार्टिकल थे वो ऑब्जर्वर फिल्म पे आ रहे थे। अब वो रीजन क्या है? तो इन्हें क्या कंक्लूजन दिया एटम के लिए, वो हम कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंक्लूजन। इनका क्या कंक्लूजन रहा होगा इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को लेकर के, वो अब पढ़ेंगे अपन। इनका फर्स्ट कंक्लूजन जो उस पॉइंट से रहा, सेंटर पे वाले से, इनने कहा कि एक एटम जो है वो कौन सा चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव। कहाँ कैरी करता है? सेंटर में। वाई? मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल वो भेज रहा था वो खुद भी कैसे थे? पॉजिटिव। कभी सुना है फिजिक्स वगैरह में पॉजिटिव पॉजिटिव जो होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल, धक्का लगाते हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपोज होंगे एक दूसरे को, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्शन शो करते हैं। हाँ, पढ़ा है ना? वही सेम चीज है कि क्या है, सेंटर वाला पार्टिकल हमको दिखाई नहीं, बाउंस बैक हो गया। क्यों हुआ होगा? इनका कहने का था कि इसका मतलब एटम जो है वो सेंटर में कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। यही रीजन है कि सेंटर में जाने वाला पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल वापस फेंक दिया उसने। ऐसे ये सेंटर है। जैसे आपने मार्कर देखा होगा, मार्कर के बीच में क्या होता है? एक डॉट होता है, वो सेंटर है एटम का।
ये पॉजिटिव है, सेंटर भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसके पास जाएगा तो पॉजिटिव क्या इसको अंदर जाने देगा क्या? नहीं, जब पॉजिटिव में ही पॉजिटिव जाएगा तो धक्का लग जाएगा, तो बाउंस बैक हो गया। इट मींस फर्स्ट जो उनका कंक्लूजन निकला कि एटम सेंटर में क्या कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज। ये इनका फर्स्ट कंक्लूजन था। सेकंड कंक्लूजन जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, इनने क्या बोला कि जो क्या होगी आउटर सरफेस होगी वो कौन सा चार्ज कैरी कर रही है? नेगेटिव। अब ये कैसे कंक्लूड कर लिया भाई इनने? अगर मैं एक एटम को मानूं ऐसा, ओके, तो इनने कह दिया कि सेंटर में तो पॉजिटिव है, तो पार्टिकल आया और पॉजिटिव पार्टिकल वापस से क्या हो गया? बाउंस बैक हो गया। ठीक है, ये मैं भी समझाऊंगी अच्छे से डायग्राम बना के। अभी एक बार इन तीनों कंक्लूजन के लिए समझा रही हूँ कि जो आया ना वो वापस से चला गया। अब सरफेस वाला क्या बोला इन्हें? यूं जा रहा है और अपने पाथ से क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आउटर सरफेस में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब क्या हुआ? ये आउटर सरफेस है, मान लो ये आउटर सरफेस है और ये आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव है, आउटर सरफेस नेगेटिव है, ये इधर आने, ये सीधा पास होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। होगा? होगा ना? आप कहीं जा रहे हो, आपके नेल्स या आयरन का आपने ड्रेस पहना हुआ है, आप मैग्नेट फील्ड से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो मैग्नेट आपको अपनी तरफ क्या कर लेगी? खींच लेगी। सेम है, एक गोल गोल सरफेस में से बहुत सारे पॉजिटिव जाने की कोशिश कर रहे हैं और गोल गोल सरफेस में बहुत सारा नेगेटिव है, तो बहुत सारा नेगेटिव क्या करेगा? उन सारे पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, तो सीधे जाते जाते वो यूं हो जाएंगे टेढ़े। ठीक है, तो ये था सेकंड कंक्लूजन कि आउटर सरफेस कौन सा चार्ज कैरी कर रही होगी? डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव। एंड द लास्ट कंक्लूजन इज क्या था? ज्यादातर पार्टिकल क्रॉस कर गए। अब मैं आपको कहूं कि आज आप जब भी ये पढ़ेंगे, अभी एक पेन लेना, पेन के पीछे देखना, पेन के पीछे एक छोटा सा डॉट आता है, होल आता है, उसको आप मान लेना कि वो एटम का क्या है? न्यूक्लियस, सेंटर। ये पेन जो है इसको क्या मान लोगे आप लोग? आउटर सरफेस। अब इस आउटर सरफेस और इस वाले डॉट के बीच में कुछ है? कुछ नहीं है, सब खाली पड़ा। तो इट मींस इनने क्या बोला कि जो मैक्सिमम पार्टिकल क्रॉस हो गए होंगे ना, वो पार्टिकल क्यों क्रॉस हुए होंगे? इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है, मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या है? ब्लैंक है, खाली पड़ा है, कुछ नहीं है उसमें, ना पॉजिटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो वो कैसा पार्ट पड़ा है? ब्लैंक। कैसा है? ब्लैंक। समझ में आया ये तीनों पॉइंट्स? जब उनने देखा कि सेंटर में पार्टिकल बाउंस बैक हो रहा है, तो इसका कंक्लूजन क्या दिया कि इसका मतलब सेंटर पॉजिटिव, कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को बाउंस बैक करवा सकता है। तो जब वो बाउंस बैक हो रहा था पॉजिटिव पार्टिकल, इसका मतलब सेंटर में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये एक पॉइंट कंक्लूड कर दिया उन्होंने। सेकंड जो उन्होंने बोला कि अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? फेंक रहा है इधर उधर, क्यों? इसका मतलब आउटर सरफेस में क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्या है? नेगेटिव चार्ज। और जो थर्ड उन्होंने देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल तो गए ना, डिफ्लेक्ट हुए ना बाउंस बैक हुए, सीधे पार कर गए, इसका मतलब बाकी का पार्ट जो है ना एटम का, वो कैसा है? ब्लैंक। यहाँ तक समझ आ गया? अब लास्ट जो रदरफोर्ड का पॉइंट बचेगा वो क्या था? बताओ, अभी मैंने जस्ट बताया था क्या है। फर्स्ट मैंने कहा था कि आपको इसमें एक्सपेरिमेंट बताना है, जो मैंने आपको समझाया था अभी। सेकंड मैंने आपको उसका ऑब्जर्वेशन बोला था, और थर्ड मैंने आपको उसका कंक्लूजन बोला था। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? लास्ट क्या बोला था मैंने आपको? इन सबको मिला के उसने एटॉमिक थ्योरी यानी एक एटम के लिए क्या बताया। तो अब हम ये पॉइंट पढ़ेंगे कि एटम के लिए उसने क्या बोला, कि एटम कैसा दिखता होगा। अब वो हम पॉइंट पढ़ेंगे इन तीनों कंक्लूजन और इनके बेसिस पे कि उसने एटम के लिए क्या बोला होगा। सेम ही चीज बोली कि एक एटम जो है वो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, सरफेस पे नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और बाकी का पार्ट ब्लैंक रहेगा, लाइक ऐसे। ये बोला उन्होंने। अब मैं यहां से बता दूं कि एक पॉजिटिव पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, ये गया, इसके पास जो भी जाएगा, इस पॉजिटिव के पास जो भी जाएगा वो क्या होगा? जाते ही पॉजिटिव फिर इसको धक्का लगा देगा, तो सेम पॉइंट पे ही रिपेल हो जाएगा। तो क्या आगे कुछ मिलेगा क्या इस जगह पे, इस डॉट पे? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आया ही नहीं, पास ही नहीं हो पाया। सेकंड क्या था कि आउटर सरफेस पे डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा था? जो यूं आने की कोशिश कर रहे थे ना, उनको आउटर सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स थे यानी नेगेटिव चार्ज थे वो खींच रहे थे अपनी तरफ, तो सीधे जाने की जगह क्या हो गए? अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए? अपने पास से डिफ्लेक्ट। कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए? उनका एंगल था 45 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का। कितना? 45 से 90 डिग्री का एंगल था। तो 45 से लेकर 90 डिग्री के एंगल पे वो क्या शो कर रहे थे? डिफ्लेक्शन। और जो लास्ट थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला कि पॉजिटिव ने रिपेल कर दिया, नेगेटिव ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया, तो लास्ट थर्ड पॉइंट क्या बना? लास्ट था ब्लैंक वाला। वो क्या था? लास्ट था कि अगर एटम जो है देखा जाए
इस तरीके से पार्टिकल्स उसको क्या करके जा रहे थे, क्रॉस करके जा रहे थे ऐसे। ये स्ट्रेट चला गया, ये चला गया, मैक्सिमम पार्टिकल क्या चले गए, बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। क्यों, सब खाली पड़ा। तो ये जो है ये न्यूक्लियस है, रिपेल कर देगा, आउटर सरफेस अट्रैक्ट करके डिफ्लेक्ट कर देगी, बाकी पार्ट खाली पड़े। ठीक है, रिफिल लगी हुई होती है ना पेन में, तो रिफिल क्या पूरा पेन को कवर कर लेती है क्या, नहीं, रिफिल को क्या मानोगे, न्यूक्लियस। आउटर जो पेन है ना आपकी वो क्या है, शेल, ये, और बाकी रिफिल और उस पेन के अलावा बीच का पार्ट जो खाली पड़ा हुआ है वो ये ब्लैंक, उसमें से आप फूंक मारोगे, फूंक पास हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब हमारा ये पॉइंट क्या बना, हमारा पॉइंट बना कि एक एटम, हमारा मतलब जो रदरफोर्ड थे उनका क्या पॉइंट बना कि एक एटम के सेंटर में तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहाँ है, आउटर स्फीयर पे, और लास्ट थर्ड पॉइंट जो बना कि अदर पार्ट जो है बचा हुआ वो कैसा है, बिल्कुल ब्लैंक। फिर रदरफोर्ड थ्योरी ओवर हो गई। अब लास्ट जो है वो उसकी डीमेरिट है, समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने हैंड टू हैंड टू टाइम्स इसको रिपीट कर दिया। ठीक है, अब इसका जो लास्ट डीमेरिट बचता है, जो इसकी कमी थी, वो इन्हें क्या गलती, बहुत अच्छी से थ्योरी दे दी, हाँ एटम ऐसा ही होता है, सेंटर ये होती है, शेल ये होती है, बाहर की गलती क्या कर गए इनने लास्ट थ्योरी में, खुद के पॉइंट खत्म होने के बाद क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन जो बाहर शेल में है ये चक्कर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चक्कर, यानी रिवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और एनर्जी लूज करते 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 फाइनली कहाँ मिक्स हो जाएंगे, न्यूक्लियस। अभी मैं बताती हूँ रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया, उन्हें जब थ्योरी एंड करी तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो अपनी एनर्जी लूज, बिल्कुल सही बात है, जब आप घूम रहे हो, आपने खाना खा लिया, चक्कर लगाने गए, वापस एनर्जी डाउन हुई, सेम चीज है। इलेक्ट्रॉन जो था ना एटम में वो क्या करता है, चक्कर लगाता है ऐसे राउंड राउंड। अभी हम ये बोर मॉडल में, नेक्स्ट मॉडल में पढ़ेंगे, राउंड 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 सर्किल चक्कर लगा रहा है, तो जब उसकी एनर्जी लो हो जाती है ना तो वो नीचे खिसक के आ जाता है और वापस से फिर बैठता है, जैसे आप लोग खाना खाते हो, थक गए, पानी पिया, वापस से एनर्जी आ गई, सेम चीज। जब वो डाउन आ गया तो वापस एनर्जी गेन करके वापस ऊपर चला जाता है। इनने ही नहीं बोला कि ऊपर जाएगा, इनने क्या बोला, लगातार अपनी एनर्जी क्या करता जाएगा, लूज। और अगर एक इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी लूज करता गया तो लूज करते करते तो उसे कहाँ चले जाना चाहिए था, न्यूक्लियस में चले जाना चाहिए था। और अगर पूरा नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस में चला जाएगा, इट मींस ये बचेगा ही नहीं, तो क्या एक एटम एग्जिस्ट कर सकता है, नो। एक एटम में मैंने आपको उस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि तीनों चीजों का होना जरूरी है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, बोला था ना। अब जब यही खत्म हो गया तो क्या इन दो से एक सिर्फ न्यूक्लियस से एटम एग्जिस्ट करेगा, नो। ये इनकी सबसे बड़ी डीमेरिट थी कि रिवोल्यूशन के टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के पास चले जाते हैं और उसमें जंप कर जाते हैं, ये इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके, पक्का, ठीक है। हमने जो भी पढ़ा, जो मैंने आपको रिपीट भी पढ़ाया लेक्चर फर्स्ट का भी थोड़ा बहुत, अब आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड या आज के लेक्चर के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, मैं इनको रीड कर रही हूँ, आपको इनके आंसर अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है। कल हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, मैं इनको डिफाइन करूंगी और आप अपने आंसर्स को मैच करेंगे, ओके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, दैट इज डिफाइन परमाणु एंड पदार्थ, याद है, महर्षि कनाद और काकुदा कत्यायामा, ओके। सेकंड, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन्स थ्योरी, थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था उसकी गलती क्या थी वो लिखनी है, ओनली वही लिखनी है। थर्ड, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको फाइनली कंक्लूड क्या किया था उसने, एटॉमिक मॉडल जो बताया उन्होंने क्या था एटम, एंड डिफाइन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड का सिर्फ एक्सपेरिमेंट डिफाइन करो तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही बताना, वो गोल्ड फॉइल वाला, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चंस आपको आंसर्स लिखने हैं, प्रॉपर्ली खुद की लैंग्वेज लिखनी है, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना उसमें जब मैं आंसर्स इनके रिपीट बताऊंगी तो उनको अपनी कॉपीज में